चलिए अजमेर से इस बीच बड़ी खबर है। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित हो गई है। आज दूसरे दिन भी ये परीक्षा जारी है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ग्रुप बी का सामान्य ज्ञान का पेपर आयोजित होगा। दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शाम के हिंदी का पेपर आयोजित होगा, यानी कि 2 पारियों में परीक्षा होगी। आरपीएससी की ओर से 9,651 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। 27 जिलों में 1221 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। 2 पारियों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फोटो मिलान और एडमिट कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री यहां पर दी जा रही है। अनुचित साधन और नकल पर विशेष फोकस रखा गया है। महिला कैंडिडेट के साथ पुरुष कैंडिडेट को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। 10 विषयों के लिए आयोजित हो रही सीनियर टीचर भर्ती ये परीक्षा है। राजस्थान में 12 लाख परीक्षार्थी इस पंजीकृत हुए हैं और 1 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों को जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर प्रेजेंट होना होगा। और चलिए अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर भी है। जहां राजस्थान में मानसून के पहले दौर के धीमे पड़ने के बाद प्रदेश के अधिकांश जिले रविवार को सूखे रहे। पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में अगले 24 घंटे के दरमियान बारिश की कोई संभावना नहीं है। केवल 9 जिलों में आंशिक रूप से बारिश हो सकती है। इसमें खैरथल है, तिजारा है, अलवर है, डींग है, भरतपुर है, धौलपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल है, जिसमें आंशिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। रविवार को भी राज्य में बारिश का ग्राफ काफी नीचे गिरा। अब 15 जुलाई के बाद ही प्रदेश में मानसून का सिस्टम एक बार से फिर एक्टिव हो सकता है, यानी कि पिछले 24 घंटों में फलोदी जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म जिला दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा अभी इन दोनों आप देख रहे थे श्रीगंगानगर जहां बना हुआ था, तो अब फलोदी सबसे गर्म जिला रहा। 15 जुलाई के बाद बताया जा रहा है मानसून फिर से राजस्थान में एक्टिव होगा। फिलहाल अभी मानसून एक्टिव होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन 9 जिले जो हमने आपको बताए उसमें आंशिक रूप से जरूर बारिश हो सकती है। बाकी हर जगह पर एक बार फिर से उमस और गर्मी बढ़ गई है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए 30 मिनट में 41 चले। 2 जिलों में प्रसूताओं की मौत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। गजेंद्र सिंह खेमसर आज इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं। प्रदेश के गायनिक विशेषज्ञों के साथ प्रखरों पर आज ये बैठक होगी। चिकित्सा मंत्री के साथ आवश्यक सुधारात्मक निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सीधे भीलवाड़ा जाएंगे, क्योंकि ये मामला आप देखिए थम नहीं रहा है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अब सीधे भीलवाड़ा में जो प्रसूताओं की मौत हुई है और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 2 जिलों में प्रसूताओं की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग आज इसको लेकर बैठक करेगा। गजेंद्र सिंह खेमसर कल भीलवाड़ा जाएंगे मंगलवार को, लेकिन आज जो गायनिक विशेषज्ञ हैं उनके साथ चिकित्सा मंत्री बैठक करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इस तरह की बार बार जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं वो पैदा हो रही हैं, कहां पर कमी हो जा रही है। हालांकि कुछ दवाइयां आप देखिए उसको बैन किया गया है, कुछ दवाइयां अभी गई हैं जांच के लिए। और इसके बाद से जब 3 जिलों में यहां पर प्रसूताओं की मौत हुई सिजेरियन डिलीवरी के बाद से, तब कहा गया कि जो ओटी है वो सील कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को बदलाव उसमें किया गया है, बहुत सारी दवाइयां जो आ रही थी उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन उसके बाद भी लगा था कि ये सिलसिला जोधपुर, बीकानेर और कोटा के बाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीलवाड़ा में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिली। विपक्ष एक तरफ से अग्रसर तो है, लेकिन अब इस मामले में बैठकों का दौर शुरू होगा। चिकित्सा मंत्री आज इसको लेकर जो गायनिक विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि चिकित्सा मंत्री तो पहले कह चुके हैं कि ये बड़े अस्पताल से ये रेफरल केस होते हैं, यानी कि इनकी सिचुएशंस, जो परिस्थितियां होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हैं, ये सीरियस पेशेंट्स होते हैं। और अब आज देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं।
और इधर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 5 प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सरकार की ओर से जयपुर से भेजी गई विशेषज्ञ टीम और 6 सदस्यीय समिति हर मामले की माइक्रो लेवल पर जांच कर रही है। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर चेतन सामरा ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम में चिकित्सकीय लापरवाही या संक्रमण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मृतका पहले से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी की मरीज थी और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव और कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी के कारण इसकी मौत हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक संक्रमण से मौत की आशंका भी नहीं बनती, क्योंकि संक्रमण विकसित होने में सामान्यतः 48 घंटे से अधिक का समय लगता है। वहीं जांच समिति पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल भी कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त से जुड़ी आपको बता रहे हैं। भीलवाड़ा जिला अस्पताल जो कि महात्मा गांधी अस्पताल है, लगातार जो प्रसूताओं का मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, चर्चाओं में है महात्मा गांधी अस्पताल। देखिए 5 प्रसूताओं की मौत का मामला है और उसमें से एक प्रसूता का पोस्टमार्टम किया गया था और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पर हमारे साथ चेतन जी है जो उस टीम में थे, बात करते हैं। सर, प्रसूताओं की मौत का मामला है, एक परिवार ने पोस्टमार्टम भी कराया है, क्या लगता है सर? लोग कई प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं जी। देखिए, मैं 15 साल हो गए मेरे को पोस्टमार्टम करते हुए और इस फील्ड में इस पर्टिकुलर केस के बारे में बताऊं, देखो ऑब्स्टेटिक्स एक अलग, अपने आप में एक अलग फील्ड है। हजारों करते हैं हम दिन में, कम से कम 20 से 30 हमारे यहाँ पे डिलीवरी होती है, सिजेरियन सेक्शन होता है। इस पर्टिकुलर केस में दिनांक 10 तारीख को हमारी टीम ने, हम 4 डॉक्टरों ने मिलकर पोस्टमार्टम किया था इसका। घर वाले इनफैक्ट पोस्टमार्टम के लिए मना भी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस केस बन चुका था तो फिर हमने भी सोचा और तहसीलदार साहब आए थे तो हमने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में हमें ऐसा कुछ नेग्लिजेंस जैसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई इन्फेक्शन जैसा मिला। क्लियर कट ये लेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की थी। बच्चे में पहले ही ये 1 महीने पहले भी एडमिट हुई थी। ओलिगोहाइड्रोमियस और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, एसिमेट्रिकल इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन था, तो पहले भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो थी। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बाद जब जिस दिन आई थी, ये एडमिट हुई थी, मैडम ने इमीडिएटली एडमिट किया था क्योंकि इसका ऑलरेडी लीकिंग पीवी हो चुका था। ये एक ऑलरेडी इमरजेंसी थी, तो मैडम ने इमीडिएटली जो भी ऑन ड्यूटी गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द सिजेरियन करना ठीक रहेगा, क्योंकि पहले वाला बच्चा भी सिजेरियन से हुआ था। ऑपरेशन किया और बढ़िया बच्चा, फीमेल बच्चा पैदा हुआ। प्लेटलेट्स होते हैं जो खून को धक्का जमाता है, वो भी कम होने लगा। तो इस वजह से धीरे धीरे हमने जब हिस्टेक्टोमी कर ली, उसके बावजूद भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। तो ऐसे बहुत से केसेस कॉमनली होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज पोस्टमार्टम डेथ ये होता है, इसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसकी वजह से हुए कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी और वेरियस कंडीशन होने से ये डेथ हुई है। जो 2 सदस्य डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं जांच करने के लिए, वो क्या अपनी रिपोर्ट में ले जाते हैं और जयपुर जाके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या रिपोर्ट शेयर करते हैं? वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। नागौर के विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में आस्था से जुड़ा बड़ा विवाद सामने आया है। 13 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया। आखिर जांच में क्या क्या सामने आया है, रिपोर्ट में देखिए। बुटाटी धाम में महाघोटाला, हिसाब किताब पर उठे सवाल, गबन आस्था से खिलवाड़। जिस मंदिर में लोग चमत्कार की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं अब करोड़ों के हिसाब किताब पर सवाल खड़े हो गए हैं। नागौर के विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम में 146 दिन की जांच के बाद करीब 22 करोड़ 74 लाख रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा किया गया है। सोना चांदी, दान पेटी, भोजनशाला, सीसीटीवी और बैंक अकाउंट तक जांच रिपोर्ट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सबसे पहले मंदिर की संपत्तियों और निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोना चांदी की संपत्ति लेखा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिली। वहीं भोजनशाला निर्माण पर 49,49,633 रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि जांच में दावा किया गया कि ग्राउंड फ्लोर का निर्माण एक भामाशाह ने अपने खर्च से कराया था। लेकिन ये सब शुरुआत थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे वित्तीय अनियमितताओं की परतें खुलती चली गई। आखिर जांच रिपोर्ट में किन किन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं, एक नजर डालते हैं। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोना चांदी का लेखा रिकॉर्ड नहीं मिला। भामाशाह के निर्माण पर भी मंदिर फंड से खर्च दिखाया। रसोई खर्च 1 साल में 335% बढ़ा, पूरा हिसाब नहीं मिला। सीसीटीवी पर 82,41,000 रुपए खर्च। टेंडर और वाउचर पर सवाल। दान पेटी, किराया आय और बैंक अकाउंट में रकम का अंतर। गौशाला
सुरक्षा और फर्नीचर खर्च के दस्तावेज अधूरे। इसके बाद जांच टीम की नजर रसोई खर्च पर गई, जहां सिर्फ एक साल में खर्च 335% बढ़ गया। साल 2023-24 में रसोई पर करीब 26,99,000 रुपए खर्च हुए। अगले ही साल ये खर्च बढ़कर 90,64,000 रुपए तक जा पहुंचा। जांच यही नहीं रुकी, ग्राम विकास के नाम पर 31,37,000 रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन काम का रिकॉर्ड नहीं मिला। सुलभ कॉम्प्लेक्स से मिली 18,12,000 रुपए की किराया आय भी मुख्य खातों में दर्ज नहीं मिली। सीसीटीवी खरीद और भुगतान में भी गड़बड़ी सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 82,41,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन टेंडर नहीं मिला। वहीं 58,14,000 रुपए का भुगतान एक फर्म के नाम और वाउचर दूसरी फर्म के नाम मिले। रिपोर्ट में सुरक्षा सेवाओं पर 31,33,000 रुपए और गौशाला रखरखाव पर 17,87,000 रुपए खर्च भी जांच के घेरे में है। मरम्मत, अनुरक्षण, कंप्यूटर और फर्नीचर पर भी लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन कई मामलों में दस्तावेज ही नहीं मिले। आस्था पर उठे सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना है। जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट कलेक्टर के पास है। एफआईआर से लेकर संपत्ति कुर्क करने तक की सिफारिश भी हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर है कि करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई कितनी तेज और कितनी सख्त होती है। नागौर से अशोक भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए।